हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज के अगले टॉपिक में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। जी, सबसे पहली और बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है मेल इनफर्टिलिटी की? सीमेन टेस्ट। तो मेल का जो पानी होता है, वीर्य का टेस्ट हम उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो सीमेन टेस्ट हम करते हैं और उसको करने का एक पूरा प्रोसीजर हम समझाते हैं और उसमें हम स्टडी करते हैं कई सारे पैरामीटर्स की। स्पर्म सीमेन वॉल्यूम कितना है, स्पर्म काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, कोई पस सेल्स है और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमको पता पड़ता है कि मेल फैक्टर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। मतलब सबसे पहले हमको मेल फैक्टर अगर जांचना हो तो हम लोग एक सीमेन टेस्ट करवाते हैं। सीमेन टेस्ट के लिए हम लोग मिनिमम 3 days ऑफ एब्सटिनेंस बोलते हैं। या तो पिछले 3 से 5 दिन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए। 3 to 5 days, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 5 दिन से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 3 दिन से कम होगा तो स्पर्म काउंट्स कम आएंगे और 5 दिन से ज़्यादा होगा तो मोटिलिटी कम आएगी जो फॉल्स होगी। इसलिए मिनिमम 3 to 5 days ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल कि सीमेन कलेक्शन कहाँ करना चाहिए, घर पे, हॉस्पिटल पे या लैब पे? जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ कर सकते हैं। आइडियल सिनेरियो में घर पे नहीं करना चाहिए, या तो हॉस्पिटल पे करना चाहिए या लेबोरेटरी पे करना चाहिए, क्योंकि घर से हॉस्पिटल या लेबोरेटरी का जो ट्रांसपोर्ट टाइम होता है वो 30 मिनट्स के अंदर वहाँ पहुँच जाना चाहिए और मोस्टली बहुत सारे केसेस में नहीं पहुँचता है। और गर्मी के कारण अगर सीमेन कलेक्शन और लेबोरेटरी पहुंचने के टाइम में ज़्यादा टाइम हुआ तो वो स्पर्म्स मर जाते हैं और एबनॉर्मल फॉल्स रिपोर्ट हमको आती है। अगर सैंपल घर पे कलेक्ट किया है तो प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है और उस रिपोर्ट में वो भी लिखा होना ज़रूरी है स्पर्म पे के सैंपल घर पे कलेक्ट किया है। तीसरा चीज़, कैसे कलेक्ट करते हैं? यूजुअली मस्टरबेशन करके कलेक्ट करते हैं। उसका एक प्रॉपर हाइजीनिक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हाथ धो के जेनिटल पार्ट्स को बराबर क्लीन करते हैं साबुन से और उसके बाद मस्टरबेशन करके वाइड माउथ बोतल में कलेक्ट करते हैं, स्टेराइल बोतल में कलेक्ट करते हैं। और सीमेन का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है स्पर्म्स का वो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन में होता है। इसलिए हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को समझाते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% स्पर्म्स फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन में होते हैं। हालांकि उसके बाद भी 4 to 5 ml जैसा सीमेन बाद में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलेक्ट करना, क्योंकि उससे हमको प्रोस्टेट के कलेक्शंस और सेमिनल वेजिकल के कलेक्शन, फ्रक्टोज और बाकी सब पता चलता है। सीमेन का वॉल्यूम पता चलता है। इससे हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा सबका एक सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट जो हमारे पास लेबोरेटरी से आती है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? काउंट्स, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। नॉर्मल काउंट क्या होता है? जी, नॉर्मल काउंट क्या होता है कि WHO के जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं उनके हिसाब से एनीथिंग मोर देन 15 मिलियन तो वो एक नॉर्मल होता है। लेकिन ये बहुत वेरिएबल है। अगर उससे कम आ रही है रिपोर्ट्स, लाइक समवेयर 5 to 10 आ रही है, तो हम वो बॉर्डर लाइन ओलिगोस्पर्मिया करके बोलते हैं। और एनीथिंग लेस देन 5 या लेस देन 1 तो बहुत ही वो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ें काउंट के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोटिलिटी, क्योंकि मोटिलिटी में अगेन ग्रेडिंग्स होती है, प्रोग्रेसिव, एटलीस्ट मिनिमम 40% मोटिलिटी, 40 to 50% मोटिलिटी नॉर्मल कहलाती है। इसके अलावा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का आकार। तो स्पर्म के अगर शेप को समझे तो उसमें हेड होता है, नेक होता है और टेल होती है। तो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो 3 to 4% होनी चाहिए। और जो वॉल्यूम है एटलीस्ट मिनिमम 1 to 1.5 ml वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि हर पैरामीटर में अगर कुछ प्रॉब्लम है नॉर्मल से तो हम बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज कर पाते हैं। साथ में पस सेल्स हैं, फ्रक्टोज पॉजिटिव है कि नहीं, पीएच कैसा है, अगेन स्पर्म मोटिलिटी इंडेक्स भी आजकल देखने में आते हैं, कई सारे मशीन से रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक रिपोर्ट खराब आने का मतलब ये नहीं है कि स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है। हो सकता है एबनॉर्मल मेथड ऑफ कलेक्शन हो, स्पर्म कलेक्शन करते टाइम पे स्पिल हो गया हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए एक रिपीट रिपोर्ट कराना जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखा है हर महीने रिपोर्ट कराते हैं, वो भी कराने का मतलब नहीं है। राइट। एक रिपोर्ट अगर खराब आती है तो मेडिसिन लेने के बाद आप 3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाएं। बार बार रिपोर्ट कराने का मतलब स्पर्म की जो साइकिल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस वो हमारी लगभग 74 डेज की हम बोलते हैं, 74 to 90 डेज की। इसलिए रिपोर्ट को अगर रिपीट कराना है
तो एटलीस्ट थोड़ा गैप के बाद हमको कराना चाहिए। जैसा सपना ने बोला कि नॉर्मल स्पर्म काउंट्स 15 to 20 मिलियन होते हैं, आज से लगभग 40, 50, 60, 70 साल पहले काउंट्स लगभग 100 मिलियन 200 मिलियन के आसपास होते थे। लेकिन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कारण ओवरऑल एवरी मेल इज एक्सपोज टू फाइटोएस्ट्रोजेंस जो पेस्टिसाइड्स में होते हैं, जो सोयाबीन्स में होते हैं, उसके कारण ओवरऑल सबका जनरल काउंट्स कम हुआ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 मिलियन काउंट्स पर प्रेगनेंसी नहीं रह सकती या 10 मिलियन पे नहीं रह सकती। बहुत सारे पेशेंट्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक भी सकती है। हम लोग एक ओव्यूलेशन जब होता है, एक एग के लिए 50,000 स्पर्म्स चाहिए और जितना भी स्पर्म काउंट सीमेन टेस्ट में होता है उसका अराउंड 5 to 10% ही यूट्रस तक पहुंचता है, बाकी सब सर्विक्स के पहले ही रुक जाते हैं। इसलिए स्पर्म काउंट जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी किसी को स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आया, उसकी सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी नहीं है जी, आगे हम लोग क्या रिपोर्ट्स करवाते हैं, दूसरे और कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? डिपेंडिंग ऑन द काउंट वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया थोड़ा सा काउंट्स कम है, मोटिलिटी कम है, तो हम उनसे बाकी सारी हिस्ट्री जो हमने अभी इतना सारा डिस्कस करा वो भी पूछते हैं। क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का 74 डेज है, पिछले 74 डेज में उनका स्ट्रेस लेवल्स क्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका एक्सपोजर कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये हम साथ में लेके चलते हैं। प्लस कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हम ऐड ऑन करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है थायराइड हार्मोन TSH। अगेन प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़रूरत है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हम करा सकते हैं और डायबिटीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कई बार मेल्स बोलते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनका वजन ज़्यादा है, पेट पे चर्बी ज़्यादा है, तो भी शुगर लेवल्स भी टेस्ट कराने चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन हम लोग नॉर्मली तब ज़्यादा कराते हैं जब मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या फिर डिक्रीज इन सेक्सुअल डिज़ायर हो, तब ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन गोनेड्स का फंक्शन कम करता है, हार्मोन्स कम करता है। इसके अलावा जिस पेशेंट्स में एजोस्पर्मिया हो, जीरो स्पर्म काउंट हो, उसमें हम लोग टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडियोल रेशियो करवा के देखते हैं और FSH LH भी करवाते हैं। FSH जो हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमको बताता है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, और LH हार्मोन जो है वो बताता है कि स्पर्म्स टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कैसा है। ये दोनों हार्मोन एक स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्टिंग के लिए और एक उसका मेंटेनेंस के लिए काम करता है। उसके अलावा अगर हमको वेरिकोसिल क्लिनिकली सस्पेक्ट हो रहा है, पेशेंट हमको बोलता है कि टेस्टिस गरम रहती है, तो हम लोग स्क्रोटल डॉपलर करवा सकते हैं। और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस में कभी कभी हम लोग जीरो स्पर्म काउंट्स में कैरियोटाइप भी करवाते हैं, ताकि हमको पता चले कि उसका जेनेटिक एनालिसिस क्या है। तो ये थी हमारी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशंस। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जीरो स्पर्म काउंट एजोस्पर्मिया। कृपया वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।